जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का जो सेकेंड एडिशन का ज्ञान बिंदु रोशन सर द्वारा बुक निकाला गया है। इसमें 63 सेट्स PYQ दिया है 2010 से 2024 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें। तो आज हम इसका देखेंगे 20वां सेट देखेंगे। तो आइए देखते हैं 20वां सेट का पहला क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश का है। यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करना है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर है। तो इसका जो ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो हो जाएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका डिस्कशन देखते हैं। दिए गए हिंदी वाक्य का सही ट्रांसलेशन इस प्रकार है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ऊर्ध्वाधर का जो इंग्लिश में बोलते हैं वो हो जाएगा वर्टिकल हो जाएगा, और क्षैतिज आरक्षण मतलब हो जाएगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, और बीच अंतर मतलब डिफरेंस बिटवीन, और व्हाट मतलब क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया। तो किया गया था 1994 में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। जब किसी देश की मुद्रा को बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा में स्वतंत्र रूप से परिवर्तित किया जाता है तो उस मुद्रा की परिवर्तनीयता कहा जाता है। मुद्रा की परिवर्तनीयता का निर्धारण बाजार में मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। मुद्रा परिवर्तनीयता सिर्फ विदेशी मुद्रा वही प्रवाह से जुड़ा हुआ है। पूंजी खाता में भारत आंशिक परिवर्तनीयता वाला देश है। एस तारापुर समिति का संबंध पूंजी खाता की परिवर्तनीयता से ही है। परीक्षा उपयोगी यहाँ पे तथ्य दिया हुआ। चालू खाता मतलब करेंट अकाउंट हो जाएगा। वैदेशिक क्षेत्र में लागू खाता का अर्थ दुनिया के प्रत्येक सरकार द्वारा रखे जा रहे खाता से है। मूलतः इस खाता का रख रखाव सरकार की तरफ से देश का केंद्रीय बैंक मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब RBI करता है। यदि चालू खाता सकारात्मक हो तो इसे अधिशेष चालू खाता कहा जाता है। यदि नकारात्मक हो तो इसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। पूंजी खाता जो है दुनिया के प्रत्येक सरकार का एक पूंजी खाता होता है जिसमें विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ लेन देन को देखा जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे। पूंजी खाता में चालू खाता की तरह घाटा या अधिशेष नहीं होता है। भुगतान संतुलन किसी देश का एक वर्ष में शेष विश्व के साथ हुए कुल लेन देन के परिणाम को भुगतान संतुलन कहा जाता है। 1990 का वित्तीय संकट से उत्पन्न भुगतान संतुलन संकट के समाधान के लिए भारत द्वारा IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की EFF मतलब विस्तारित कोष सुविधा के अंतर्गत आर्थिक सहायता लिया गया। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। मीराबाई किस काल की कवित्री थी। तो ये थी यहाँ पे भक्ति काल की। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। मीराबाई राजस्थान के राजघराने में जन्मी थी। ये 16वीं सदी की कृष्ण भक्त और कवित्री थी। संत रविदास रौदास मीराबाई के गुरु थे। हिंदी साहित्य के इतिहासकार को 4 युग मतलब काल में विभाजित किया गया है। और जगह आदि काल जिसको मतलब वीर गाथा काल भी कहा जाता है। प्रमुख कवि हो जाएगा चंद वरदाई और जगनिक, और यहाँ पे भक्ति काल के प्रमुख कवि या कवित्री जो है वो तुलसीदास सूरदास हो जाए। मीराबाई कबीरदास रौदास तथा मलिक मोहम्मद जैसी। रीति काल के प्रमुख कवि या कवित्री हैं बिहारी हैं केशव दास हैं घनानंद हो जाए। आधुनिक काल के प्रमुख कवि या कवित्री भरतेंदु हरिश्चंद्र महावीर प्रसाद द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त महादेवी वर्मा आदि। 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का। चौथा नंबर एक क्वेश्चन इंग्लिश का बहुत लॉन्ग है ये डिस्कशन। ये हमको लगता है इंग्लिश और मैथ का क्वेश्चन को छोड़ के ही देखेंगे। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है। तो ये जो रचित है वो कृष्णा सोवाती द्वारा रचित है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। कृष्णा सोवाती को वर्ष 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। चर्चित पुस्तक एवं उनके लेखक। पुस्तक का नाम दिया अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर द्वारा लिखा गया। हो जाएगा विक्ट्री सिटी जो लिखा गया है वो लिखा गया है सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया। द गोल्डन ईयर गांधी सियासत और ये जो लिखा गया यहाँ पे रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया। सांप्रदायिकता पुस्तक जो लिखा गया वो पीयूष बेवेल द्वारा लिखा गया। आज़ाद लिखा गया गुलाम नबी आज़ाद द्वारा। आज़ादी लिखा गया अरुंधति राय द्वारा लिखा गया। ट्रम्प ऑफ सेठ लिखा गया गीतांजलि श्री द्वारा। और उसका लेटेस्ट
लेटर्स टू सेल्फ लिखा गया नरेंद्र मोदी द्वारा। मेज इन इंडिया लिखा गया अमिताभ कांत द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं एसेंट्रिक कहलाते हैं। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। गुणसूत्र बिंदु जो है और गुणसूत्र में पाए जाने वाले प्राथमिक संकीर्ण को गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। गुणसूत्रों को गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ये हो जाएगा मेटासेंट्रिक हो जाएगा सब मेटासेंट्रिक हो जाएगा, एक्रोसेंट्रिक हो जाएगा टीलोसेंट्रिक हो जाएगा। मेटासेंट्रिक जो है जब केंद्रक गुणसूत्र के मध्य में स्थित हो तो ये भी आकार के होते हैं। और जगह सब मेटासेंट्रिक जब केंद्रक गुणसूत्र के केंद्र या मध्य बिंदु के पास स्थित हो तो ये एल आकार के होते हैं। और जगह टीलोसेंट्रिक जब केंद्रक टर्मिनल या क्रोमोसोम की नोक पर स्थित हो तो ये आई आकार के होते हैं। कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक वाल्थर फ्लेमिंग ने किया। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1888 में डब्ल्यू वाल्डेयर द्वारा किया गया। गुणसूत्र सबसे पहले हॉफ मिस्टर और कार्ल नेगेली ने ट्रेड सर्किटिया की मृत कोशिका में देखा था। ट्रांससाइवर्क वर्णित गुणसूत्र संरचना पहली बार कोशिका विभाजन के दौरान नाभिक में दिखाई दी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है वह जगह यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की आधारशिला 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखे थे। यहाँ पे थाली यह 4 प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। यह 1350 किलोमीटर लंबा 8 लेन सड़क है। पूर्वी पश्चिम गलियारा सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात तक है। यह 3507 किलोमीटर है जो 7 राज्यों से गुजरता है। और भारतमाला परियोजना सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? सूचकांक जो है वो निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है, ये गलत है तो गलत कोई चुना। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। सूचकांक आर्थिक नीति निर्माण के लिए अपरिहार्य होते हैं। यह एक विशेष प्रकार का माध्य है। यह सापेक्षिक परिवर्तनों को मापता है। सूचकांक अनुपातों या प्रतिशतों का भी माध्य होता है। सूचकांक संबंधित चरों के समूह के परिणाम में परिवर्तनों को मापने का एक सांख्यिकीय साधन है। यह कई प्रकार के हो सकते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI यह किसी देश के मानव विकास को बताता है। और सेंसेक्स जो है यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज समेती सूचकांक का संक्षिप्त रूप है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI इसे निर्वाह सूचकांक भी कहा जाता है। यह खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। थोक कीमत सूचकांक WPI यह सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत देता है। इसका उपयोग सामान्य रूप से मुद्रास्फीति दर को मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषेध करता है? तो हो जाएगा यहाँ पे दुर्व्यवहार तो हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक मौलिक या मूल अधिकार है जो मानव के दुर्व्यवहार को निषेध या मतलब कि प्रतिबंधित करता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 23 में है। मूल अधिकार का विवरण भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29-30 में है, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। अतः वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? तो अशोक मेहता समिति ने। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति को गठित किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसकी प्रमुख सिफारिश निम्नलिखित है। त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षक में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। पंचायती चुनावों में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज्य संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। न्याय पंचायत को विकास पंचायत के से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इनका सभापतित्व किया जाना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख है। पंचायती राज संस्थान भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था वल्लभानंद मेहता कमेटी की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगांव में लागू किया गया था। पंचायती राज का वर्णन भाग 9 तथा अनुसूची 11 में है। पंचायती राज में कुल 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समिति स्थापना दिया हुआ और समितियां 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना हुआ था, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज गठन का सुझाव के लिए गठित किया गया। 1977 में अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया गया था। 1983 में और जगह हनुमंत राव समिति का गठन किया गया था। 1985 में जे.वी.के. राव समिति का गठन किया गया था। 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किया गया था। 1988 में पी.के. थोगन समिति पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किया गया था। पी.के. थोगन समिति द्वारा 1988 में पी.के. थोगन समिति गठित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। ओ हीगल ने। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। हीगल का पूरा नाम जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल है। ये जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। हीगल की प्रसिद्ध पुस्तक फिलॉसफी ऑफ राइट्स है। हीगल का राज्य का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन में दिया गया। उनका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था ग्रीन। इसका पूरा नाम थॉमस हिल ग्रीन था। यह इंग्लैंड का प्रसिद्ध दार्शनिक था। कांट, इसका पूरा नाम इमैनुअल कांट था। ये एक जर्मन नीति शास्त्री और दार्शनिक थे। रूसो फ्रांस के प्रसिद्ध विचारक एवं दार्शनिक थे। इसका प्रसिद्ध पुस्तक सोशल्स कॉम्पैक्ट है। हॉबहाउस एक ब्रिटिश समाज शास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। उन्होंने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक मोरल्स इन इवोल्यूशन कितना में यहाँ पे 1906 है, जहाँ वह नैतिक विचारों के विकास और सामाजिक विकास और प्रगति से उनके संबंध का प्रकाश डालते हैं। अन्य प्रसिद्ध दार्शनिक यहाँ पे थॉमस हॉब्स जो है द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हो जाएगा लेविथान है। एडम स्मिथ है, यह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हो जाएगा वेल्थ ऑफ नेशन है।
एक यहाँ पे हो जाएगा मैकियावेली। इनका पूरा नाम निकोलो मैकियावेली था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द प्रिंस है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या है तो 18 है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिंग अनुपात का अर्थ है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। जनसांख्यिकीय तत्व में लिंग अनुपात सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रजनन क्षमता, वैवाहिक स्थिति, श्रम शक्ति, प्रवास से प्रतिरूप जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक आर्थिक संबंध को निर्धारित करता है। इससे ही एक निश्चित समय पर समाज में स्त्री पुरुष के बीच संख्यात्मक समानता का आकलन किया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात जो था वो था यहाँ पे 943 है, जबकि 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 919 है। भारतीय राज्यों में केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक 1084 है, जबकि हरियाणा का निम्नतम था 8000 यहाँ पे 879 था 879। केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी में सर्वाधिक लिंगानुपात 1037 है। भारतीय जनगणना के इतिहास में 1911 से 1921 का दशक एकमात्र दशक है जिसके दौरान जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। 1911 से 1921 के दशक को भारतीय जनसंख्या का महान विभाजन रेखा कहा जाता है, ग्रेट डिवाइडर लाइन। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है जो 27.8% है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में दादर एवं नगर हवेली 55.5% है। 2011 के अनुसार नागालैंड में दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 13 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। तो मैथ और इंग्लिश का क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन 14 नंबर जो है ये नॉमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। खैर ये फिजिक्स का है तो देख लेते हैं इसका क्वेश्चन थोड़ा सा। एक आमीटर का प्रतिरोध 10 ओम है और यह 50 एम्पीयर तक की धारा को माप सकता है। इसमें अतिरिक्त शंट जोड़ने पर यह आमीटर 75 एम्पीयर तक की धारा को मापने में सक्षम हो जाता है। अतिरिक्त शंट का प्रतिरोध है, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। इसका सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है, इसका हम पीडीएफ भी टेलीग्राम पे दे देंगे तो आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे नीचे थोड़ा सा दिया हुआ थ्योरी इसका पढ़ लेते हैं। आमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। यह उपकरण प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यक्ष धारा दोनों को माप सकता है। यह उपकरण एम्पीयर की इकाइयों में करंट को मापता है। शंट एक अत्यंत ही कम प्रतिरोध वाला तार है। शंट उच्च धाराओं से धारामापी की रक्षा करता है क्योंकि यह धारा का अधिकांश भाग अपने अंदर होकर प्रवाहित करता है। शंट का प्रतिरोध कम होने से शंट युक्त धारामापी का कुल प्रतिरोध भी बहुत कम हो जाता है। धारामापी के श्रेणीक्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगातार वोल्टमीटर बनाया जाता है। इसकी सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जाता है। इसको उन दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ते हैं जिनके बीच विभवांतर ज्ञात करना होता है। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पादन के रूप में देखता है? तो ये देखता है लास्की। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। लास्की की स्वतंत्रता की अवधारणा अधिकारों की परिकल्पना से जुड़ा है। लास्की के अनुसार अधिकार प्रणाली का मूल तत्व स्वतंत्रता है। लास्की का पूरा नाम हेराल्ड जोसेफ लास्की था। यह एक ब्रिटिश राजनीतिक एवं अर्थशास्त्री थे। जेम्स मिल ये स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक दार्शनिक थे। जेम्स मिल जो थे वो इंडोलॉजी की उस प्रवृत्ति के अग्रदूत थे जिसने संस्कृत भाषा, साहित्य, दर्शन, हिंदू धर्म, हिंदू समाज व्यवस्था और ब्राह्मणों की निंदा शुरू की। इसने ही भारतीय इतिहास को 3 अवधियों हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया। अगला क्वेश्चन 16 नंबर इंग्लिश का। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी
मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये है और जो सिंगरौली में ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। कार्बन की घटती गुणवत्ता के अनुसार कोयले के प्रमुख प्रकार हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट हो जाएगा। देश में प्राचीन काल में गोंडवाना शैलों में कुल कोयले का 98% भाग पाया जाता है। शेष 2% कोयला तृतीयक या ट्रासियर युगीन चट्टानों में मिलता है। गोंडवाना युगीन चट्टानों का सबसे प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा उड़ीसा राज्यों में विस्तृत है, जहां से कुल उत्पादन का 76% कोयला प्राप्त होता है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है, जिसका उपयोग कोकिंग कोयला बनाकर देश के लौह इस्पात के कारखानों में किया जाता है। भारत में आधुनिक विधि से कोयला निकालने का प्रथम प्रयास पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र में किया गया था। प्रायद्वीपीय भारत में दामोदर नदी घाटी, सोन महानदी, ब्राह्मणी नदी घाटी, वर्धा, गोदावरी, इंद्रावती नदी घाटी तथा कोयला पेंच, कान्हन नदी प्रमुख कोयले प्राप्ति स्थल हैं। कोयला खान एवं राज्य बोकारो और झरिया जो कोयला खान है वो झारखंड में है, और जो लखनपुर कोयला खान जो है वो उड़ीसा में है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में जगह, लखीमपुर हो जाएगा असम में, और जो चिरमिरी और जगह डोमना हिल जो है वो छत्तीसगढ़ में। भारत में कोयला संसाधन मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत की गोंडवाना संरचनाओं में तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुछ मात्रा में उपलब्ध है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो था 2 वर्ष। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्राक्कलन समिति, इसका गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया। इस समिति में मूलतः 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में बढ़ाकर इसकी संख्या 30 कर दिया गया। प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य सिर्फ लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा का इनमें कोई सदस्य नहीं होता है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इस समिति में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता है। इसका अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है, जिसे लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त करता है। संसदीय समितियाँ 2 प्रकार की होती हैं, अस्थायी समितियाँ तथा हो जाएगा तथार्थ समितियाँ। अस्थायी समितियों का गठन प्रत्येक वर्ष या समय समय पर किया जाता है। इसकी प्रकृति अस्थायी होता है, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति। और तथार्थ समितियों का गठन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, और कार्य समाप्त होते ही इसका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। इसकी प्रकृति जो है वो अस्थायी होती है। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता शब्द किसने दिया? जैव विविधता शब्द दिया था वाल्टर रोजन ने। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। जैव विविधता का अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित के बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम वाल्टर रोजन से 1985 में किया गया। यद्यपि यहाँ पे संकल्पनात्मक रूप से इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विल्सन द्वारा 1986 में किया गया था। जैव विविधता के 3 प्रकार मुख्य हैं। यहाँ पे प्रजातीय विविधता, यह प्रकृति तंत्र में प्रजातियों की संख्या या विविधता को संदर्भित करती है। पारिस्थितिकी तंत्र विविधता एक भौगोलिक क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र की विविधता को दर्शाता है। आनुवंशिक विविधता, एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों में जीन के अनुक्रम भिन्नता के कारण होने वाली विविधता को आनुवंशिक विविधता कहा जाता है। मानव में वन और वृक्षावरण भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। एक हो जाएगा इंडो बर्मा क्षेत्र हो जाएगा, हिमालयन हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जिसको यहाँ पे सुंडालैंड का हिस्सा हो जाएगा, पश्चिमी घाट है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग की नहीं है? तो पंजाब नहीं है, बाकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये सभी है। गंगा बेसिन भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली को कवर करता है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 26% है। गंगा का उद्गम हिमालय में स्थित उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड, गंगोत्री हिमनद गौमुख हिमानी से होता है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है।
गंगा को इसके उद्गम स्थल पर भागीरथी कहा जाता है। अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा कहलाती है। अलकनंदा का उद्गम सतोपथ हिमानी है। गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां यमुना, सोन, टोंस हो जाएगा, कर्मनाशा, पुनपुन हो जाएगा, किऊल आदि हो जाएगा। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी तथा महानंदा है। गंगा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र मतलब जमुना में मिलती है। आगे पद्मा के नाम से जानी जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। तो सर निर्जलीकरण, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। निर्जलीकरण जो है वो हो जाएगा डिहाइड्रेशन की स्थिति तब पैदा होती है जब शरीर से निकलने वाला पानी पसीना, मल या मूत्र के रूप में पानी की मात्रा दिन भर में ली जाने वाली पानी की मात्रा से अधिक हो जाती है। लवण पदार्थ है, जलयोजन प्रक्रिया से प्रभावित होता है। हाइड्रोजन गैस प्रवाह कर तेल को वसा में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक निकेल हो जाएगा वैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन H2 और अन्य यौगिक या तत्व के बीच एक रासायनिक प्रक्रिया है। हाइड्रोलिसिस से सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करने वाले ग्लाइकोसिडिक के बंधन को तोड़ता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? तो आइवर जेनिंग्स ने। ऑप्शन सी आंसर होगा। भारतीय संविधान के केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में आइवर जेनिंग ने परिभाषित किया। भारतीय संविधान को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया जो निम्नलिखित है। केसीवियर आद्रे संघ एकात्मकता की भावना में संघ है। यहाँ पे मॉरिस जोन्स ने कहा है कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म मतलब कहा कि सौदा मूल्य संघवाद है। यहाँ पे ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा को यहाँ पे ऑपरेटिव मतलब कि सहकारी संघवाद कहा है। यहाँ पे आइवर जेनिंग्स ने कहा फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का है मतलब केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ है। भारतीय संविधान ने भारत में संघीय सरकार की स्थापना की है। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए एकात्मकता की ओर झुका है। संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान के संघीय लक्षण दो सरकार एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा द्विसदनीय विधायिका आदि है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, इंडिया टेस्ट ऑफ यहाँ पे 2019 का ये इसको कोई ज़रूरी नहीं याद करना, ये 2019 का करेंट अफेयर था। अगला क्वेश्चन 24 नंबर इंग्लिश का, बहुत बड़ा क्वेश्चन है 24 नंबर। देखते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। 25वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे खाली स्थान सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतःचाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान होगा 1 से कम हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति का मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को पूर्ति का लोच कहा जाता है। पूर्ति की लोच धनात्मक होने पर पूर्ति की रेखा बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो बिहार राज्य के 2020-21 बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा है तो जगह 2.97%। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इसको याद नहीं करना है आपको, ये इधर से याद करना नीचे से, वो पुराना हो गया, वो करेंट अफेयर था। राजकोषीय घाटा जो है जब सरकार का कुल व्यय मतलब राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, सरकार के कुल प्राप्तियाँ राजस्व प्राप्तियाँ प्लस उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियाँ से अधिक हो जाए तो वह राजकोषीय घाटा कहलाता है। राजस्व घाटा जो है वो सरकारी बजट के राजस्व खाते का कुल व्यय यदि कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो तो यह राजस्व घाटा कहलाता है। बजट में सरकार के आय एवं व्यय का लेखा जोखा होता है। संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, अर्थात बजट शब्द का उल्लेख नहीं है।
बोलचाल की भाषा में वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। 2016 तक रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाता था, परंतु 2017-18 में रेल बजट को आम बजट से अलग रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया गया। अब रेल बजट आम बजट के साथ ही पेश कर दिया जाता है। इसकी सिफारिश विवेक देवराय समिति द्वारा किया गया था। बजट 2017-18 से बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। 1924 में रेल बजट को आम बजट से एक वर्थ समिति की रिपोर्ट पर अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर। निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है? तो ये होती है लिथियम। ऑप्शन बी आंसर होगा। यह सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। यह अत्यधिक अभिक्रियाशील और ज्वलनशील होता है। इसका परमाणु संख्या 3 है। परमाणु द्रव्यमान 7 है। लिथियम क्षारीय एवं दुर्लभ धातु है। इसे प्रथम वर्ग 1A में रखा गया है। सीसा जो है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। यहाँ पे गैलेना जो है वो सेरूसाइट सीसा का अयस्क है। पारा एक मध्य धातु है जो साधारण ताप पर तरल अवस्था में होती है। पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी के बर्तन को वायु में खुला छोड़ देने पर Ag2S के कारण काला हो जाता है। अगला क्वेश्चन। यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। सामंतवाद एक मध्यकालीन प्रशासकीय प्रणाली तथा सामाजिक व्यवस्था था। इसमें स्थानीय शासक भी राजा की ही तरह अधिकारों का प्रयोग करते थे। सामंतवाद के मूल में भूमि पर कब्जा था। राजा द्वारा भूमि सैनिकों एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों को दिया जाता था, जिसे सामंत कहा जाता था। 15वीं सदी में यूरोप में सामंतवाद का पतन तथा आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ, जैसे पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, भौगोलिक खोजें इत्यादि। अगला क्वेश्चन 29 नंबर। ये 29 नंबर क्वेश्चन अटपटा क्वेश्चन है क्या, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 30वां नंबर क्वेश्चन। कृषि प्रतिवेदन 2019 से भी करंट अफेयर है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है महाराष्ट्र हो जाएगा, लेकिन इसको याद नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो मिले हैं अरिकमेडु से। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अरिकमेडु वर्तमान पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यहाँ से प्राप्त अवशेष से भारत रोम के बीच के व्यापारिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। अरिकमेडु अरियाकुपम नदी के तट पर स्थित है। रिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी में अरिकमेडु को पोडुके कहा गया। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री ने अरिकमेडु को रोमन बस्ती कहा है। संगम काल में 3 प्रमुख बंदरगाहें कोरकई तमिलनाडु, पुहार तमिलनाडु तथा मुजिरिस केरल थे। ताम्रलिप्ति संगम काल के 3 प्रमुख बंदरगाह हैं, कोरकई जो तमिलनाडु में, पुहार तमिलनाडु में तथा यहाँ पे मुजिरिस जो है केरल में थे। ताम्रलिप्ति बंदरगाह एक प्राचीन बंदरगाह यह बंगाल की खाड़ी बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, यदि एक बूंद, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। अगला 35 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ, ये जो है 2019 का ये करंट अफेयर है, तो ये कोई काम का नहीं करंट अफेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर देखते हैं। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? तो यह आया था
कायस्थ आया था, कायस्थ। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इस काल में सबसे निम्न जाति अतयंज थे, जिसमें सर्वाधिक निम्न चंडाल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 भी करेंट अफेयर है 2020-19। ये 39 नंबर मैथ का हो जाएगा। यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो हड़प्पा के निवासी जो थे वो मेसोपोटामिया के साथ यहाँ पे व्यापारिक संबंध रखते थे। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार वाणिज्य काफ़ी अच्छी स्थिति में था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि जगहों से अन्न कोठार, मिट्टी की मुहरों, एक रूपी लिपि, मानक मापतौल के वाट आदि प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में समुद्री व्यापार भी होता था, जिसके साक्ष्य लोथल से प्राप्त बंदरगाह से मिला है। हड़प्पा वासी अपना व्यापार भारत से बाहर अफगानिस्तान, ईरान, मिस्र, बहरीन, मेसोपोटामिया, तुर्कमेनिस्तान आदि में करते थे, जबकि भारत के भीतर व्यापार राजस्थान, कश्मीर, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र आदि से करते थे। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने तथा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखादास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता अपने नगर विन्यास से उन्नत व्यापार तथा विस्तृत क्षेत्र के लिए जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो है वो मांडा, जम्मू। सबसे दक्षिणी स्थल हो जाएगा दैमाबाद, महाराष्ट्र। सबसे पूर्वी स्थल जो है वो आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। तथा सबसे पश्चिमी स्थल हो जाएगा सुत्तकाडोर, जो बलूचिस्तान में। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? तो हो जाएगा ओपेनहाइमर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बल के सिद्धांत के अनुसार माना गया है कि राज्य शक्ति के बल पर विकसित हुआ है और शक्तिशाली समूहों ने निर्बल समूहों को बल के आधार पर अपने अधीन कर लिया। राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत से जुड़े अन्य विद्वानों में अंग्रेज समाजशास्त्री जेम्स तथा अमेरिकी विद्वान समूल एवं वर्ड हैं। राज्य की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत काफ़ी प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत में यह बात स्वीकार किया गया है कि राज्य ईश्वर को देन है। इस सिद्धांत के समर्थक विद्वान स्टुअर्ट, जेम्स, रॉबर्ट फिल्मर, जेम्स प्रथम आदि। राज्य की उत्पत्ति से जुड़ा एक प्रमुख सिद्धांत समाजवादी संविदा का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों के पारंपरिक समझौते के कारण हुई है। इस सिद्धांत से जुड़े प्रमुख विद्वान हाब्स, लॉक तथा रूसो हैं। अगला क्वेश्चन 42 नंबर की करंट अफेयर है। हम 43 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। स्टैंडर्ड वर्ष कहते हैं, स्टैंडर्ड वर्ष जो कहते हैं वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करने के साथ 273 दिन कार्य करने को। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इस धारणा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा कार्य के साथ 273 दिनों तक रोजगार में है तो उसे हम पूर्ण रोजगार युक्त कहेंगे। कार्य बल बराबर जो होता है वो श्रम बल माइनस उन व्यक्तियों की संख्या जो काम नहीं कर रहे हैं किंतु काम करने के इच्छुक हैं। अगला क्वेश्चन 44 नंबर इंग्लिश का, 45 हो जाएगा मैथ का हो जाएगा। तो हम देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी? तो उसने कहा था। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना उसने कहा था ने उन्हें अलग पहचान दी। यह रचना 1955 में सरस्वती प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी। वे मूलतः राजस्थान में रहने वाले थे। 39 वर्ष की जीवन अवधि में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट रचनाएं की। उनके अन्य रचनाएं हैं कहुआ धर्म, मारेसी, मोही कुठायो, पुरानी हिंदी आदि। महर्षि च्यवन का रामायण उनकी शोधपरक पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन। टमाटर का लाल रंग होता है तो यह होता है लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। गाजर में लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है। प्याज में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन और एंथ्रोक्सानिन की उपस्थिति के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है।
मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन की उपस्थिति के कारण होता है। आलू में हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, चुका भी हूँ मैं नहीं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला, तो ये मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चुका भी नहीं मैं की रचना चुका भी हूँ मैं नहीं की रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 में मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा प्रमुख पुरस्कार है। यह संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी एवं राजस्थानी साहित्य कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 1955 में दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार यह भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई, परंतु यह पहली बार 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। 2023 का 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य तथा गुलजार को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? देवता सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन मतलब कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान लागू होने तक इस पद पर बने रहे थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में हुआ। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. राव ने दिया था। अगला क्वेश्चन, प्रेस त्रयोदका का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है पुनर्निर्माण। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम प्रमुख थे। उन्होंने रूस में गलास्नोस्त और पेरेस्ट्रोइका नीति को शुरू किया। गलास्नोस्त का शाब्दिक अर्थ खुलापन है। इससे सोवियत संघ में भाषण एवं प्रेस की स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, जबकि पेरेस्ट्रोइका का शाब्दिक अर्थ तथा पुनर्गठन है। इन दोनों ही नीतियों से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक ढांचा का लोकतांत्रिकरण शुरू हुआ। शीत युद्ध को समाप्त करने का श्रेय मिखाइल गोर्बाचेव को दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप सोवियत संघ का विघटन अलग अलग देशों के रूप में हो गया। शीत युद्ध का दौर 1945 से 1991 तक के काल को कहा जाता है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों के लिए मिखाइल गोर्बाचेव को वर्ष 1990 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। गोर्बाचेव 1986 तथा 1988 में भारत आए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मिखाइल गोर्बाचेव को शांति का धर्म योद्धा कहा। अगला क्वेश्चन, दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है, तो जगह कैलाश वसंती की है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। यह आत्मकथा किसी स्त्री द्वारा लिखी गई हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। अगला क्वेश्चन 52 नंबर यहाँ पे जो है मैथ का है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर इंग्लिश का इतना बड़ा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी, तो मीराबाई की भक्ति थी और दास्य भाव थी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। मीराबाई में अड़ता के राजा की पुत्री और मेवाड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज की पत्नी थी। मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति में अनेक पद और गीतों की रचना की। राजस्थानी और ब्रजभाषा में कि उनके भक्ति गीत को पदावली कहा जाता है। मीरा की प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद, पट्टिका, जो नरसिंह जी का मायरा राग, सोरठा राग, गोविंद मल्हार राग आदि है।
अगला क्वेश्चन 55 नंबर, हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के अप्रूफ है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। हीरा की संरचना चतुष्फलकीय एवं ग्रेफाइट की संरचना षष्फलकीय होता है। हीरा का संकरण sp3 एवं ग्रेफाइट का संकरण sp2 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 एवं ग्रेफाइट का अपक्षिक घनत्व 2.25 होता है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में स्नेहक के रूप में करते हैं। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 एवं कार्बन का अपवर्तनांक 1.6 होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक एवं हीरा विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया? ये किया गया था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। यूएनए की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में इसके 193 देश सदस्य हैं। यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन अमेरिका में हुआ था, जून 1945 में हुआ था। इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए का चार्टर तैयार किया। बाद में पोलैंड ने इस अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर कर इसके 51वां संस्थापक सदस्य बना। याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 में हुआ था। इसमें यूएनओ में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एवं चीन के वीटो के अधिकार को स्वीकार किया गया। मॉस्को सम्मेलन पूर्व सोवियत संघ में नवंबर 1943 में अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड ही होता है, रूस तथा चीन के प्रतिनिधियों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन, कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, तो ये होता है सोवेरिन होता है, ऑप्शन बी आंसर जो। कॉर्क जो है वो पौधे जैसे जड़ें बड़े होते हैं, एपिडर्मिस या अधिचर्म उत्तक में कुछ बदलाव आते हैं। त्वचा के ऊपरी भाग को एपिडर्मिस कहते हैं। कॉर्क कोशिकाओं की विशेषताएं, कोशिकाएं आयताकार होती है और इसमें टैनिन और हरित लवक होते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। कॉर्क कोशिकाओं की भित्तियां एवं कार्बनिक पदार्थ से बहुत मोटी होती है, जिससे सुबेरिन कहा जाता है। लिग्निन एक कार्बनिक बहुलक है जो कोशिकाओं जैसे स्क्लेरन काइमा को कोशिका भित्ति से अधिक मात्रा में होता है। इसके जैविक कार्य हैं जल परिवहन हो जाएगा, यांत्रिक समर्थन और यह पौधों के तने में यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। क्यूटिन यह मोमी जल विकर्षक पदार्थ है जो पौधों की क्यूटिकल में पाया जाता है। यह वसा अम्ल के बहुलकित एस्टर से बना होता है। सेलुलोज है यह एक पॉलीसेकेराइड ग्लूकोज की बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। यह पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु होता है। अगला क्वेश्चन, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है। इसको कहा जाता है वायदा बाजार, ऑप्शन डी आंसर हो जाए। वायदा अथवा भविष्य के अनुबंध वे वित्तीय अनुबंध होते हैं जिसमें खरीदार किसी व्यक्ति को भविष्य में पूर्ण निश्चित मूल्य पर परिसंपत्ति खरीदने का वचन देता है। वायदा बाजार के लाभ इस प्रकार हैं। वस्तुओं का उचित मूल्य का ज्ञान, बाजार में अधिक तरलता तथा यहाँ पे मध्यस्थों की समाप्ति। पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट में अधिक समय की परिपक्वता वाले वित्तीय उपकरणों का कारोबार होता है, जैसे कि शेयर, डिबेंचर आदि। मुद्रा बाजार जो है मतलब मनी मार्केट, मुद्रा बाजार में 1 वर्ष से कम की परिपक्वता वाले वित्तीय उपकरणों का कारोबार किया जाता है, जैसे ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र आदि। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैथ का है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है, तो स्थित है हाजीपुर में, ऑप्शन सी आंसर होगा हाजीपुर। यहाँ पे भारत की पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी। 34 किलोमीटर चला था लॉर्ड डलहौजी के समय। यहाँ पे रेलवे दिया हुआ और मुख्यालय दिया है। यहाँ पे मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई हो जाएगा, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर हो जाएगा, पूर्व तट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर हो जाएगा,
उत्तर रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा यहाँ पे नई दिल्ली हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद हो जाएगा। पूर्वोत्तर मतलब कि उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी मालेगांव हो जाएगा। उत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय जयपुर। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई हो जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा गार्डन रिच। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली हो जाएगा कर्नाटक। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा चर्च गेट मुंबई हो जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे तो निजामुद्दीन औलिया जो थे और मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्यों में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गज-ए-शंकर, निजामुद्दीन औलिया तथा नसरुद्दीन चिराग थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 से 1142 ईस्वी में ईरान के सिजिस्तान वर्तमान सिजिस्तान में हुआ था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर राजस्थान में है। इन्हें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भी कहा जाता है। भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई थी। सूफी या सूफीवाद इस्लामी रहस्यवाद का एक रूप है जो वैराग्य पर जोर देता है। सूफी संत मानते थे कि मानवता की सेवा करना ईश्वर की सेवा के समान है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में इन सूफी संतों का विशेष उल्लेख है। अन्य प्रमुख सूफी सिलसिला नक्शबंदी है यहाँ पे तथा कादरी मतलब हो जाएगा आदि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर H2 हाइड्रोजन नहीं देता है? तो यहाँ पे जो है Fe लोहा जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देता। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देती है, मतलब हाइड्रोजन नहीं देती है? तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन नहीं देगी। बाकी Fe मतलब आयरन हो जाए, मैग्नीशियम हो जाए, जिंक, ये सभी जो है हाइड्रोजन के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देता है, लेकिन कॉपर नहीं देता है। इसका आगे यहाँ पर डिस्कशन देखते हैं। धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके धातु लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। सभी धातुएं हाइड्रोजन मुक्त करने के लिए तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती। अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में हाइड्रोजन के ऊपर की धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में हाइड्रोजन के नीचे की धातु अम्ल से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। 63 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश का। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो हो जाएगा मूल का माप। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। मुद्रा के दो प्राथमिक कार्य है, विनिमय का माध्यम तथा मूल का मापन। मुद्रा के अंतर्गत सिक्का, करेंसी नोट तथा जमा मुद्रा या बैंक मुद्रा आता है। वैधानिक मुद्रा या अनुज्ञापित मुद्रा, इसके अंतर्गत सिक्के तथा करेंसी नोट आते हैं। ये मुद्राएं केंद्रीय सरकार के अनुज्ञा या ऑर्डर पर चलती है। इन मुद्राओं को स्वीकार करना कानूनी वैधता है। भारतीय मुद्रा रुपया नेपाल तथा भूटान में विधिग्राह्य मतलब वैधानिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है, परंतु नेपाली रुपयों तथा भूटानी न्यूगट्रम मुद्रा भारत में विधिग्राह्य नहीं है। US डॉलर भारत में विधिग्राह्य मुद्रा है। इससे ऋण अदायगी तथा करों के भुगतान में वैधानिक रूप से स्वीकार किया गया है। गैर वैधानिक मुद्रा ऐसे मुद्राएं जिसका स्वीकार करने के संबंध में कोई कानूनी वैधता
नहीं होती है। ऐसे मुद्रा विश्वास पर चलती है, जैसे कि साख मुद्रा। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई है। इसकी स्थापना मतलब आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? तो जगह रजत है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर रजत। चांदी, चांदी 47 Ag 108। यह डी ब्लॉक का तत्व है। यह मतलब चांदी जो है वो विद्युत का श्रेष्ठ सुचालक है। इसका लैटिन नाम होता है ओजेट्रम होता है। यह एक संक्रमण धातु है। 4Ag प्लस O2 प्लस 2H2S से बनाए गए हमें 2Ag2S प्लस 2H2O बनाएगा। चांदी सल्फर के साथ अभिक्रिया कर काली हो जाती है। Ag प्लस S बनाएगा Ag2S। चांदी का अन्य नाम हो जाएगा रजत, सौंदर्य हो जाएगा, रौप्य हो जाएगा, चंद्र हास हो जाएगा, रूपक आदि है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर इंग्लिश का। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब एक पारदर्शी पट्टिका पर अध्रुवित प्रकाश 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण ने पूर्ण समतल ध्रुवीय प्राप्त होती है। पट्टिका का अपवर्तन गुणांक एवं परावर्तन कोण का मान क्रमशः, तो इसका मान क्रमशः हो जाएगा 1.732 अनुपात हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। पट्टिका का अपवर्तनांक गुणांक एवं परावर्तन कोण का मान क्रमशः 1.732 हो जाएगा और हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ध्रुवीय कोण P बराबर 60 डिग्री, अपवर्तन कोण X, तो X बराबर tan P। ये सब यहाँ पे दिया हुआ पूरा इसका सॉल्यूशन, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका PDF हम टेलीग्राम पे दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। 68 नंबर भी क्वेश्चन यहाँ पे नॉमरिकल टाइप क्वेश्चन ही है, तो इसको नहीं, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन, दो मोल को आदर्श एकल परमाणु गैस का नियत दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान है, तो हो जाएगा 3R हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूरा इसका सॉल्यूशन दिया हुआ। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डाइक्रोमेट द्विऋणायन में जो है वो 6Cr से यहाँ पे ओ बंध समकक्ष है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है और विलयन में क्रोमेट आयन के साथ अंतरारूपायन है। यह एक लाल नारंगी क्रिस्टलीय आयनिक ठोस है। डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है, जो क्रोमियम की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है। डाइक्रोमेट एक आयन है जिसका रासायनिक सूत्र होता है Cr2O7 है। सोडियम डाइक्रोमेट का सूत्र जो होता है यहाँ पे Na2Cr2O7 है। KMnO4 K2Cr2O7 सभी अभिकारक हैं। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं, तो होते हैं दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख करता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव
हेतु राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता तथा न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होना चाहिए। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलवाया जाता है। अगला क्वेश्चन, XeOF4 निम्न में से कौन सी ज्यामिति दर्शाता है? तो ये दर्शाएगा वर्ग पिरामिडीय ज्यामिति दर्शाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। XeOF4 संकरण sp3d2 है। अपने अष्टक को प्राप्त करने के लिए ज़ेनॉन परमाणु तब ऑक्सीजन परमाणु के साथ एक दोहरा बंध बनाता है। केंद्रीय परमाणु Xe में इलेक्ट्रॉन के दो एकाकी युग्म हैं। इलेक्ट्रॉनों के दो एकाकी युग्मों के बीच अवंध कोण 180 डिग्री है। sp2 संकरण की संरचना त्रिकोणीय पिरामिडीय है। sp3d2 संकरण की संरचना विकृत अष्टफलकीय है। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है युक्ति योजना का सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। युक्ति योजना बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत सुरक्षित गर्भपात की सुविधा महिलाओं को प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि असुरक्षित गर्भपात के कारण प्रत्येक वर्ष कई महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। युक्ति योजना से मातृ मृत्यु दर में भी कमी आई है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर इंग्लिश का, 75 मैथ का है। 76 देखते हैं। भारत दुर्दशा और अंधेरे नगरी दोनों नाटक हैं, तो ये नाटक है भरतेंदु हरिश्चंद्र की। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और जन्मेजय का नाग यज्ञ आदि नाटक जयशंकर प्रसाद का है। अगला क्वेश्चन 77 नंबर मैथ का। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। IO4 में I का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या इसका क्वेश्चन नंबर 78 है यहाँ पे। IO4 में I का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसका ऑक्सीकरण 7 हो जाएगा। ऑप्शन +7 मतलब ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। IO4 में ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे बराबर x यहाँ पे निकालने का है। x - 2 × 4 बराबर -1, x - 8 बराबर -1, x -1 + 8 बराबर यहाँ पे 7 आ जाएगा। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने
के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है, तो यहाँ पे हो जाएगा गैसीय अमोनिया हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा गैसीय अमोनिया। यहाँ पे 77 के बाद यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन के बाद है यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन। तो इसका 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गैसीय अमोनिया। गैसीय अमोनिया का प्रयोग प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है। अमोनिया को प्रशीतक के रूप में उपयोग करने का महत्वपूर्ण लाभ गुप्त ऊष्मा है। अमोनिया एक रंगहीन गैस है जिसका सूत्र NH3 होता है। इस विधि में उत्प्रेरक के रूप में लौह चूर्ण का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ कहा जाता है। तरल हाइड्रोजन रॉकेट इंजन में उपयोग किया जाने वाला ईंधन है। तरल हीलियम का उपयोग क्रायोजेनिक्स, चुंबकीय अनुनाद, इमेजिंग और सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट में कई अनुप्रयोग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो करता है यजुर्वेद। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद है। तथा प्रत्येक वेद में मुख्यतः 4 भाग हैं और जगह संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और जगह आरण्यक तथा उपनिषद है। यहाँ पे चारों जो वेद है उसके बारे में दिया हुआ कुछ, तो इसको देख लेते हैं। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद इसका कुल ऋग्वेद में जो कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। इसमें देवताओं की स्तुति की गई है और जगह ऐतरेय और जगह कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद में ही 10 राग युद्ध का वर्णन है। सूरदास एवं भरत के बीच हुआ था। आगे यहाँ पे देखते हैं सामवेद के बारे में। इसमें संगीत का उल्लेख है। सामवेद में संगीत शास्त्र सामवेद। इसमें यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। और पंचवीस हो जाएगा जैमिनिया तथा छांदोग्य ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का है। आगे यहाँ पे यजुर्वेद के बारे में। इसमें यज्ञ की विधि विधानों एवं नियमों का उल्लेख है। सिर्फ यही एकमात्र वेद है जो पद एवं गद दोनों में है। और जगह सत्य, पथ तथा तैत्तिरीय यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला यहाँ पे है अथर्ववेद में अंधविश्वास तथा जादू टोना है। अथर्ववेद सबसे अंत में लिखा गया था। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 81 नंबर। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो दूरी का इकाई है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर है। यहाँ पे मूल राशि और SI यूनिट दिया हुआ है। लंबाई का मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान किलोग्राम, विद्युत धारा एम्पीयर, तापमान केल्विन, समय सेकंड, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजनीति के परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है। तो हो जाएगा प्रकृति से निगमनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो हो जाएगा डोला, हेमरेजिक बुखार, ये नहीं होता। ऑप्शन ए आंसर होगा। बाकी हो जाएगा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब जो है वो मच्छर के काटने से होता है।
यह ये मतलब कि यहाँ पे इबोला हेमरेजिक बुखार जो है, जो संक्रामक रोग मच्छर के काटने से नहीं होता, यह जो है वो जानवर से इंसान में फैलने वाला बीमारी है। यह विषाणु जनित रोग है। इसे इसे जूनोटिक बीमारी भी कहते हैं। ये इंसानों को संक्रमित करता है, जो जानवरों के द्वारा इंसानों को संक्रमित करता है। काला जार वालू मक्खी के काटने से होता है। चिकनगुनिया एडिस एजिप्टी के कारण होता है। डेंगू एडिस एजिप्टी के कारण होता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। निद्रा रोग सीसी मक्खी के काटने से होता है। हेपेटाइटिस मच्छर के काटने से नहीं होता। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर इंग्लिश का। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो जगह क्षारीय है तो जगह Mg टाइम्स OH2 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। सोडियम Na पोटेशियम के बेरिलियम Ba तथा मैग्नीशियम Mg क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और यहाँ पे धातु के ऑक्साइड जो है वो अम्लीय होते हैं। क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में प्रबल क्षारीय बनाते हैं। इस ब्लॉक का तत्व प्रबल बनाते हैं। KOH NaOH और CaOH2 प्रबल क्षारक बनाते हैं। ZnOH हॉल्स्टेम्स 2 एक प्रबल क्षारक है। अगला क्वेश्चन। बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? देखो था 18 फरवरी 1946 को हुआ था। शाही नौसेना विद्रोह RIN 18 फरवरी 1946 को बम्बई के रॉयल इंडियन नेवी के HMIS तलवार के गैर कमीशनड अधिकारियों एवं सिपाहियों ने किया था। खराब भोजन, जातीय भेदभाव, कम वेतन, चरित्र पर टिप्पणी तथा एक नाविक VC दत्त की रिहाई की मांग को लेकर इन सैनिकों ने विद्रोह किया था। नाविक VC दत्त ने एक जहाज की दीवार पर भारत छोड़ो लिखा था, जिसके कारण उनको गिरफ्तार किया गया था। सरदार पटेल और जिन्ना के समझाने और अंग्रेजों के कमिश्नर से बचाने का आश्वासन देने के बाद इन सैनिकों ने 25 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण किया। अगला क्वेश्चन। वाताग्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वाताग्रोह के संबंध में कथन जो सत्य है, ये जो है वो तीव्र वायु दाब व तापमान प्रवणता वाताग्र की विशेषता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाए। वाताग्र मतलब फॉन्ट्स जो है, जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। वाताग्रोह के बनने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहते हैं। वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं। शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र, अधिवृष्ट वाताग्र। अचर वाताग्र अधिवृष्ट वाताग्र जब स्थिर हो जाए तो इन्हें अचर वाताग्र कहा जाता है, अर्थात ऐसा वाताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती है। शीत वाताग्र जब शीतल मतलब ठंडा और भारी वायु आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है तो इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहा जाता है। उष्ण वाताग्र यदि गर्म वायु राशियाँ आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ती है तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। अधिवृष्ट वाताग्र यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिवृष्ट वाताग्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? ते हो जाएगा यहाँ पे अंतराकाशी हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा अंतराकाशी। जब हाइड्रोजन अणु D एवं F ब्लॉक के तत्वों को अभिक्रिया कराता है तब तो इस प्रकार के हाइड्राइड्स का निर्माण करते हैं। NaCl यौगिक आयनिक बंध होता है। आयनिक बंध ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी दोनों हो सकते हैं।
विद्युत संयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बनते हैं। सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बनते हैं। सहसंयोजक यौगिक में कम गलनांक और कवचनांक होता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। आयनिक हाइड्रोजन अणु प्लस उच्च विद्युत धनात्मक एस ब्लॉक तत्व से बनते हैं। सहसंयोजी हाइड्रोजन अणु प्लस विद्युत ऋणात्मक तत्व से बनते हैं। धात्विक हाइड्रोजन अणु प्लस संक्रमण तत्व से बनते हैं। अगला क्वेश्चन, पारस्यिक निम्न में से किसका मात्रक है? तो यह दूरी लंबाई की, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। एक पारस्यिक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 एम है। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर 0.001 है। एक पिकोमीटर बराबर 10⁻−12 मीटर है। एक फर्मी मीटर बराबर हो जाएगा 10⁻−15 मीटर। अगला क्वेश्चन, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो हो जाएगा परितारिका, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेत्र का परितारिका मतलब आइरिस भाग में घुसने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। नेत्र का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। पुतली इसमें प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। कॉर्निया प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करता है और आँखों की रक्षा करता है। दृष्टिपटल प्रतिबिंब के लिए संकीर्ण का कार्य करता है। पश्चिमाभी लेंस को सही स्थिति में रखता है। नेत्र के लेंस की फोकस दूरी रोमक निकाय के नियंत्रण में होती है। नेत्र के लेंस की अधिकतम फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेत्र लेंस की न्यूनतम फोकस दूरी 2.27 सेंटीमीटर होती है। मनुष्य के आँख में 2 लेंस होते हैं। परितारिका आइरिस आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियमित करने में मदद करता है। जब प्रकाश उज्ज्वल होता है तो आइरिस पुतली से कम रोशनी में जाने के लिए बंद कर देता है। आइरिस पुतली के चारों ओर पिगमेंटेड उत्तर का छल्ला होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे रंग में भिन्न होता है। भाग का नाम और विशेष कार्य। कॉर्निया की विशेषता जो है यहाँ पे यह एक पारदर्शी गोलाकार झिल्ली होती है जो आँखों के सामने के हिस्से को ढकती है। इसका कॉर्निया का कार्य प्रकाश से इस झिल्ली के माध्यम से आँखों में प्रवेश करती है। ज़्यादातर अपवर्तक यहाँ होता है। आँखों का लेंस पारदर्शी आँख की द्विध्रुवीय संरचना रेटिना पर वस्तुओं को केंद्रित करने के लिए आवश्यक उचित समायोजन प्रदान करता है। पुतली जो है परितारिका के बीच एक उद्गम स्थान है जिसके माध्यम से प्रकाश आँखों तक प्रवेश करता है। आँख में प्रकाश से इसका पुतली का जो कार्य है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? तो दिया गया था आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक है। इसे मोहन राकेश ने कालिदास के जीवन को केंद्र बनाकर लिखा था। मोहन राकेश का जन्म 1925 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। मोहन राकेश के प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं: सिपाही की माँ, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, अंधेरे, आधे अधूरे तथा अंडे के छिलके। मोहन राकेश के चर्चित उपन्यास अंतराल तथा न आने वाला कल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। 93 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का है। तो हम देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? तो 206 होती है, ऑप्शन सी आंसर हो जाए। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है जो जांघ में पाई जाती है। स्टेपिस कान में पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी है। जन्म के समय लगभग 300 हड्डियाँ होती है जो समय के साथ संलयित होकर संलयित होकर
कुल 206 हड्डियाँ बन जाती है। मनुष्य के चेहरा में 14 हड्डियाँ होता है। मनुष्य के एक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य के खोपड़ी में 22 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें 8 कपाल की हड्डियाँ और 14 चेहरे की हड्डियाँ शामिल है। पसलिया में 12 जोड़े मतलब कि 24 हड्डियाँ होती है। छाती में सामान्य रूप से 24 हड्डियाँ होती हैं। अक्षीय कंकाल जिसमें रीढ़, छाती और सिर आते हैं, इसमें 80 हड्डियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता? तो किया जाता है हेमेटोजाइलिन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। जाइनिल लिन यहाँ पे बेसाफिलिक पदार्थ है, स्टेनिंग करता है। स्टार्च अभिरंजक में आयोडीन अभिरंजक का प्रयोग करते हैं। कोशिका भित्ति अभिरंजक में क्रिस्टल वैगनी अभिरंजक का प्रयोग करते हैं। लाल रक्त कणिकाएं अभिरंजक में आयोसिन अभिरंजक का प्रयोग करते हैं। जंतु कोशिका अभिरंजक में मिथाइलिन ब्लू अभिरंजक का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन 96 नंबर, प्रणव स्तंभ का उदाहरण है तो जगह नागफनी। ऑप्शन डी आंसर होगा। प्रणव स्तंभ तना का एक संशोधन है। प्रणव स्तंभ तना का वायव संशोधन है, जिसमें कई पर्ण ग्रंथि और एक चिपटा मोसल और हरी पत्ती जैसी संरचना में संशोधित होती है। झाड़ी का उदाहरण है गुलाब, गुड़हल, बेर, साग का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे धनिया, टमाटर, पालक। प्रकंद का उदाहरण है अदरक। घनकंद का उदाहरण हो जाएगा कलोकेसिया है। पत्रकलिका का उदाहरण हो जाएगा रामवांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी यौगिक में Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है? तो KMnO4। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये दिया हुआ पूरा इसका सॉल्यूशन दिया हुआ KMnO4, ये पूरा इसको आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीन ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? यह कथन है, तो यह कथन मुन्नी का कथन है। ऑप्शन सी आंसर है। प्रेमचंद द्वारा रचित पुष्य की रात कहानी में मुन्नी झाड़ू लगाते हुए बोलती है, 3 ही तो रुपए हैं, दो दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? सहना हल्को एवं मुन्नी पुष्य की रात कहानी के पात्र हैं। धनिया प्रेमचंद रचित गोदान उपन्यास की पात्र नायिका का नाम है। आगे देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन 99 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी आंसर है। राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलाया जाता है। भारत के संविधान में भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियाँ तथा प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का गठन सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना के साथ हुआ। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार में पूर्ति वक्र है तो हो जाएगा अस्तित्व में नहीं होता। ऑप्शन डी आंसर होता। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा एक प्रकार की अपूर्ण प्रतिस्पर्धा है। एकाधिकार प्रतियोगिता के सिद्धांत के संस्थापक हार्वर्ड हेस्टिंग चैम्बरलिन है। जॉन रॉबिन्स भी इस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। एक ख़त्म हो गया आपका 20वां नंबर सेट खत्म हो गया, फुल डिस्कशन के साथ खत्म हो गया। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।